हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने जो शेड्यूल है उसको इस तरह से रीडिफाइन करने का कि मैं आपके साथ लगातार मिलता रहूँ आप सबसे और लगातार मैं वीडियो बनाता रहूँ। तो बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है जब कंटिन्यूअसली पहले की तरह से रोज एक वीडियो आया करेगी एंड हो सकता है वो शुरुआत अभी से हो जाए। सो आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड ऑन दिस कि डेली बेसिस पर वीडियो आए। जैसे आप सब चाहते हैं कि वीडियो आनी चाहिए, नॉलेज बढ़नी चाहिए, मार्केट में सब चीजें होती रहेंगी, प्रॉफिट भी बुकिंग होती रहेंगी, कुछ स्टॉक्स नीचे भी चलते रहेंगे, लेकिन फाइनली जब स्टॉक में किसी में प्रॉफिट बुक होगा तो उस पैसे को दोबारा कहां लगाना है, उस चीज के लिए हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए। तो जब ये सारी बातें होती हैं तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपने कुछ परचेज करना है, अपनी समझ से परचेज करना है। मेरे हिसाब से तो यहां पर आपने सिर्फ सीखना है, क्योंकि सीखने के बाद में, समझने के बाद में, जब हम अपने टोटल पोर्टफोलियो का 3 to 5%, 3% से लेके 5% के बीच में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और किसी रीजन से अगर वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी रह जाए, थोड़ा सा ज्यादा लंबा टाइम भी ले ले, तो भी हमारे पोर्टफोलियो पर एज सच बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आता। एंड इवेंचुअली जब आफ्टर 5 months, 6 months, 7 months, समटाइम्स 1 year जब वो स्टॉक वापस से आता है तो हमारा टारगेट हिट हो ही जाता है। तो यहां पर स्टॉक मार्केट कभी भी फिक्स डिपॉजिट की तरह से काम नहीं कर सकता। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। यहां एवरीडे पैसा नहीं बन सकता, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स विल कीप ऑन क्रिएटिंग सच ए सिनेरियो जब मार्केट से विश्वास उठने लगता है, लेकिन यही एक वक्त होता है जब हमें पेशेंटली यहां पर बैठना पड़ता है, क्योंकि हमने जो चीज परचेज की थी उसमें हमने बिजनेस भी एनालाइज किया था, हमने फंडामेंटल भी एनालाइज किए थे, फाइनेंशियल्स जिसको कहते हैं, और उसके बाद में हमने टेक्निकल्स भी एनालाइज किए थे। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट में फॉल हो जाए तो ये ऐसा ही होता है कि अगर आपके पूरे इलाके में बारिश हो रही है ना, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपका घर नहीं भीगे, आपका भी घर भीगेगा। लेकिन बारिश जितनी मर्जी तेज हो जाए, अगर आपका घर मजबूत है तो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन आपका घर ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो सेम चीज स्टॉक मार्केट में है। वंस वी डू कंप्लीट आवर एनालिसिस ऑन बिजनेस रीजंस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड हम जब फंडामेंटल्स के एनालिसिस करते हैं और टेक्निकली बेस पर हम परचेज करते हैं, तो जब चीजें ठीक हो जाती हैं तो हम वापस से उठकर ऊपर आते हैं। और ये चीज इसी तरीके से मार्केट में पैसा बनता है। मार्केट में कंसिस्टेंटली वीक ऑन वीक पैसा नहीं बनता, डे बाय डे पैसा नहीं बनता, मंथ ऑन मंथ पैसा नहीं बनता, लेकिन ईयर ऑन ईयर हमेशा अच्छा पैसा बनता है। इवन 6 मंथली बेसिस पर भी अच्छा पैसा बनता है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज जो हम एनालाइज करने वाले हैं, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और इसको अगेन चूज करने का, एनालाइज करने का सिंपल सा एक रीजन है जो हम हमेशा कहते हैं, बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। तो सबसे पहले एक बार बिजनेस समझ लेते हैं। बिजनेस को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उस कंपनी की वेबसाइट पर जाना, और कंपनी की वेबसाइट पर जाकर हमें यह देखना होता है कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ये बेचते हैं, जो ये सेल करते हैं। तो यहां पर एक्स, बूस्ट, सीआईएफ, कंफर्ट, कॉर्नेटो, डाव, हेलमेंस एंड हॉर्लिक्स के बहुत सारे इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। अगर हॉर्लिक्स की बात करें, आपको पता होगा ये कुछ टाइम पहले ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन बीचम का प्रोडक्ट था और उनसे इन्होंने इसको परचेज किया था। जीएसके कंज्यूमर उनसे इन्होंने परचेज किया था। तो ये डील काफी बड़ी डील थी, 35,000 करोड़ के आसपास की डील थी। सो 31,700 करोड़ मेगा डील जो पहले अनाउंस हुई थी। उसके बाद में कंपनी हैज एडिशनली पेड 3,000 करोड़ टू एक्वायर द हॉर्लिक्स ब्रांड फॉर इंडिया फ्रॉम जीएसके आफ्टर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एचयूएल, एक्सरसाइजिंग द ऑप्शंस अवेलेबल इन द ओरिजिनल एग्रीमेंट मेड बिटवीन यूनिलीवर एंड जीएसके। तो यहां पर ये एक अच्छी बड़ी इन्होंने बाइंग की थी, क्योंकि जो ब्रांड वैल्यू होती है ना, उस ब्रांड वैल्यू के पीछे बड़े मार्जिन छिपे होते हैं। अगर ब्रांड वैल्यू नहीं है तो वहां पर उनका सीन एक्चुअल में टेलीकॉम कंपनीज जैसा हो जाता है कि आपस में फाइट होती रहती है। लेकिन जहां एक पर्टिकुलर ब्रांड होता है तो उस ब्रांड के ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि उस ब्रांड के पीछे ट्रस्ट होता है। और वो ब्रांड 1-2 साल में नहीं बनता, वो एक पूरी लेगेसी होती है जो बहुत सारे सालों से चली आती है। जैसे हॉर्लिक्स की भी एड जब मैं छोटा था तब से देखते हैं, कॉम्प्लान की एड भी तभी से हम लोग देखते हैं। तो यहां पर 9 जो सूप्स बनाते हैं, लाइफ बॉय, लिप्टन, लव ब्यूटी एंड प्लैनेट, लक्स, मैग्नम, तो इस तरह के बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। पेप्सोडेंट, पॉन्ड्स, रेक्सोना, सबके नाम लेने की जरूरत नहीं है सच, बट ऑल द ब्रांड्स आर सुपर ब्रांड्स। एक एक ब्रांड को हमने देखा हुआ है, यूज किया हुआ है,
और अगर हमने यूज नहीं किया अभी तक तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम इनको यूज करने लगे, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर सुपर प्रोडक्ट्स। और एक एक प्रोडक्ट की अगर हम यहां पर कीमत निकालें तो शायद बिलियन डॉलर्स में ये कीमत निकल के आती है। जैसे हॉर्लिक्स अकेले को परचेज करने में इन्होंने इतने सारे पैसे पे किए हैं, तो उससे पता चलता है कि एक्चुअल में जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास अपने ब्रांड्स हैं, खुद के ब्रांड्स हैं, उनकी कितनी वैल्यू होगी। सो दिस इज ए सुपर बिजनेस एंड इस बिजनेस का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि यूएस में लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होगी या ज्यादा होगी, वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा कम होगा, वहां मनी प्रिंटिंग कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, वहां का फेडरल रिजर्व बैंक क्या करेगा, यहां क्या होगा, इन सब चीजों का कोई लिंक नहीं है। अगर किसी ने रेक्सोना यूज करना है तो वो रेक्सोना यूज होता रहेगा, विवोश यूज करना है वो यूज होता रहेगा, और बाकी भी जो प्रोडक्ट्स हैं, डव जिसने यूज करना है वो डव यूज होता रहेगा, और जिसने हॉर्लिक्स पीना है, बच्चों को पिलाना है, वो होता रहेगा। इसका इस बात से कोई लिंक ही नहीं है कि कोरोना क्या कहता है या फिर बाकी पॉलिटिकल अप्रोच क्या कहती है, कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, वर्ल्ड में कहां वॉर होगी कहां नहीं होगी। इन प्रोडक्ट्स का इस चीज से एज सच डायरेक्ट लिंक कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह की जब सिचुएशंस मार्केट में क्रिएट होती हैं, जब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनती है, उस टाइम पर अच्छी बात क्या होती है कि जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आ जाता है, बिजनेस नीचे नहीं आता है एज सच, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक प्राइस नीचे आता है। तो जो अंडरलाइंग वैल्यू है बिजनेस की वो वहीं रहती है, और सिर्फ स्टॉक प्राइस नीचे आता है। और ये अगर स्टॉक प्राइस नीचे आता है तभी तो अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की। भागती हुई चीज को पकड़ने में कभी कुछ नहीं रखा। जब बाकी बिजनेस इंटैक्ट हो और हमें पता हो कि फ्यूचर में यह बिजनेस ग्रो होने वाला है, और उस टाइम पर स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए, तो वहां पर ये रीजंस ढूंढने के बदले कि ये कंपनी बेकार हो गई है क्या, ये कंपनी का चार्ट तो नीचे जा रहा है, ये तो बेकार हो गया है, इसमें नुकसान हो गया है, ये सब बातें करने के बदले वहां पर हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की बातें करनी चाहिए कि सेम चीज जो जितनी अच्छी पहले थी उतनी ही अच्छी अब है, बट अवेलेबल एट ए 20% चीपर प्राइस नाउ। तो ये जो एक अवेलेबिलिटी होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, इसी को ग्रैब करने को स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कहते हैं। घबराने से या पेट खराब करने से कभी भी मार्केट में पैसे नहीं बनते। और पेट खराब कब नहीं होता, जब हम सारी एनालिसिस करते हैं। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं सीख कर करना चाहिए, चीजों को समझ के करना चाहिए, बिजनेस एनालाइज करो, बिजनेस को समझो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू कांट अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर बिजनेस, तो उस बिजनेस में जाने की जरूरत नहीं है, उस कंपनी में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जब तक हमें बिजनेस समझ में नहीं आता तब तक हमें उस स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसका रीजन क्या है, अगर बिजनेस समझ में नहीं आया और स्टॉक प्राइस नीचे आ गया तो हमें वो वहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आता उस स्टॉक प्राइस को, उस स्टॉक को होल्ड करने का। तो यहां पर यह समझना जरूरी है, दिस इज ए ग्रेट बिजनेस। एंड एक बार फाइनेंशियल्स पर निगाह डालते हैं। Any company that is making more than 30% ROCE is considered as superb company। मेरे हिसाब से जो भी कंपनी 30% से ज्यादा ROCE कमाती है वो एक सुपर्ब कंपनी होती है। एंड इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,63,000 करोड़ है। दिस इज द लार्जेस्ट FMCG कंपनी इन इंडिया। प्रोमोटर्स के पास 62% है, प्लेजिंग जीरो है, डेट इक्विटी रेशियो ना के बराबर है। एंड बुक वैल्यू की यहां पर इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इस बुक वैल्यू में जो इनके अपने ब्रांड्स हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो यहां पर नहीं आती, और अगर उनको रीइवैल्यूएट किया जाए तो ये बुक वैल्यू शायद जो करंट प्राइस है उससे भी ऊपर पहुंच सकती है, लेकिन उसको रीइवैल्यूएट नहीं किया जा सकता टिल द टाइम उनको बेचा ना जाए या फिर न्यू ब्रांड्स को परचेज ना किया जाए। तो और जहां तक पी रेशो की बात है, ग्रेट कंपनीज ऑलवेज ट्रेड एट ए हायर प्राइस। सो आई एम नॉट सेइंग कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें ट्रेडिंग ही करनी चाहिए, ट्रेडिंग करके ज्यादा पैसे बनाते हैं हम लोग, लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है तो मैं इंट्राडे की बात नहीं करता या फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात नहीं करता, मैं इक्विटी में ट्रेडिंग की बात करता हूं कि आज बाय करो, 6 मंथ्स 3 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर इस तरह का होराइजन लेकर चलो, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट पैटर्न, और उसके हिसाब से ट्रेड करो। तो यहां पर इसके रेशियोज अच्छे हैं फाइनेंशियल्स में। क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एक बार निगाह डालते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर में जो आए हैं दैट इज द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट। तो ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट, इससे पहले सेम ही नेट प्रॉफिट यहां पर आया था, बट दिस इज आफ्टर टैक्स। अगर बिफोर टैक्स की बात करें तो 2,968, दिस इज द हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करने लगे देन दिस इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। तो ये हाईएस्ट एवर
व्हाटएवर रिजल्ट्स जब भी मैं देखता हूं, मैं हमेशा फैसिनेट होता हूं, क्योंकि यही हमारी ग्रोथ को दर्शाते हैं, यही ग्रोथ को बताते हैं। एंड अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे तो यहां पर कंसिस्टेंटली लगातार रेवेन्यू बढ़ी है। दे आर कंसिस्टेंट परफॉर्मर as far as the sales is concerned, and net profit के point of view से भी they are consistent performer, not even a single year of the less profit other than just one year, जो यहां पर ये 2016 में आया था। एक साल कभी भी किसी भी कंपनी के साथ बिकॉज ऑफ एनी, हो सकता है कि यहां पर इनका मार्जिन प्रेशर हो या कोई और रीजन हो, किसी भी रीजन से आ सकता है, अदरवाइज दिस इज ए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। वी कैन सी हियर द नेट प्रॉफिट 2000 करोड़ का होता था, अभी 8400 करोड़ का है, तो लगातार यहां पर पैसे बनते हैं। एंड बैलेंस शीट की बात करने लगे हैं, देन दिस इज ए नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाते ही सबसे पहले एक ही चीज देख लेनी चाहिए कि यहां पर अपने पैसे के कंपैरिजन में, मींस रिजर्व के कंपैरिजन में अपनी बोरोइंग कितनी है, ना के बराबर है। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। कैश फ्लो की बात करें तो जितना नेट प्रॉफिट ये कमाते हैं उतना कैश फ्लो में, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लगातार आ रहा है। यानी कि यहां पर जितना भी ये माल बेचते हैं उससे जो नेट प्रॉफिट होता है, मींस जितना माल बेचते हैं सारा आता है। वो ऐसा नहीं होता कि हमने सेलिंग तो कर दी लेकिन उनसे पैसे नहीं आए, तो लगातार पैसा आ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें देन दिस इज ए कंसिस्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। जितना प्रमोटर्स के पास पहले था उतना ही लगभग अब है। यहां पर इनकी शेयर होल्डिंग कम हुई थी जब इन्होंने मर्जर किया था जीएसके को अपनी बुक्स के साथ में, तो जीएसके को कुछ होल्डिंग्स मिली होंगी मर्जर के केस में, तो इसलिए प्रमोटर्स की वहां पर होल्डिंग कम हो गई और एफआईआईस की यहां पर इंक्रीज हो गई। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कुछ परचेज किया, डीआईआई की थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो ये लगातार चल रहा है। लेकिन पब्लिक की अगर हम देखें तो पब्लिक की यहां पर सेम ही है, कभी थोड़ी सी कम हो जाती है तो कभी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। सो इट्स ए वेरी गुड शेयर होल्डिंग चार्ट पैटर्न। तो ये सारे बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। आप टेक्निकल्स की तरफ जाते हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एनालिसिस। और यहां पर अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें देन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न दैट हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट अप हियर। और अगर हम इसमें चार्ट पैटर्न को देखें देन दिस इज द कप, यहां पर जो ये बना और कप के साथ में ये एक हैंडल बना, इसके साथ में एक और हैंडल बना। तो अगर इसको थोड़ा सा रिफाइन कर दूं मैं, क्योंकि ड्रॉ करते हुए यहां पर सबसे लास्ट में थोड़ा सा आगे चला गया था। सो दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल एंड दिस इज वन मोर हैंडल। तो इसको कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं, जहां पर एक से ज्यादा हैंडल्स बने हो। उसके बेस पर इसने ब्रेकआउट भी दिया और ब्रेकआउट के बाद अगेन वी आर गेटिंग वन मोर अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर जो मैक्सिमम डेप्थ होती है इसकी, उसको हमने पिक किया। पिक करने के बाद में हमने इसको ऊपर यहां पर प्लॉट किया कि इसका हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। सो द टारगेट इज कमिंग दैट इज मोर देन 3100, 3109। और करंट प्राइस में, क्योंकि ये अब यहां से ब्रेकआउट देने के बाद में वापस आ गया, मींस इट्स वंस अगेन वन मोर गुड अपॉर्चुनिटी। और करंट प्राइस से लेकर अगर टारगेट तक की तरफ अगर हम देखें देन दिस इज 30% गेन। अब 30% गेन इज ऑलवेज ए गुड गेन इन सच ए कंपनी। मैं ये कहता हूं कि अगर इस टारगेट को अचीव होने में 9 मंथ्स भी लग गए तो मेरे हिसाब से 9 मंथ से ज्यादा लगेंगे नहीं। आई डू थिंक 2 क्वार्टर्स के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे एंड अगेन ये ऊपर चला जाएगा यहां से और टारगेट हिट हो जाएगा। बिकॉज ये जितना भी यहां से नीचे आया है, ये नीचे आने का दूसरा कोई रीजन नहीं है। ओवरऑल मार्केट में अगर निफ्टी को छोड़कर बाकी सब चीजों को ध्यान दें, इंडिविजुअल स्टॉक्स को ध्यान दें, तो सारे ही स्टॉक्स नीचे हैं आज की डेट में। एंड अगेन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर हम एक पॉइंट और देखें तो लास्ट टाइम ये सेम प्राइस पर जो सबसे पीछे जाकर देखें कब ट्रेड कर रहा था। सो दिस इज 8 अप्रैल 20, यानी कि 1.5 ईयर हो चुका है। ये स्टॉक प्राइस आज की डेट में जो 2400 पर ट्रेड कर रहा है, 2400 प्राइस हमने देखा था लास्ट ईयर अप्रैल में, यानी कि अब से 1.5 साल पहले 1.5 years बैक भी ये सेम प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। यानी कि वी कैन बाय दिस स्टॉक, दिस ग्रेट कंपनी एट ए प्राइस ओल्डर देन 18 मंथ्स। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। यहां पर कंसोलिडेशन भी हुआ, कंसोलिडेशन के दौरान इसने एक सेटअप बनाया जिसको ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न कहते हैं, कप विद हैंडल पैटर्न है। एंड इट गेव ए ब्रेकआउट देन रिट्रेस्ड बैक और वापस से एक अगेन अपॉर्चुनिटी है। अब जब मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, मेरे कहने से नहीं लेना है, अपनी समझ से लेना है। 3 to 5% से ज्यादा एक स्टॉक में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम चीजों को
समझ सकते हैं, लेकिन फ्यूचर देखना किसी को नहीं आता, सिर्फ ये पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से काम किया जाता है। जैसे एक शॉपकीपर होता है, उसको पता है कि जो भी वो माल लेकर आए हैं वो अगले 1 साल में बिक जाएगा, लेकिन कौन से सामान का ग्राहक कौन से दिन आएगा ये कभी किसी को नहीं पता। तो सेम वे में यहीं पर है, अगर हमारे पोर्टफोलियो में 30-35 स्टॉक्स होते हैं तो कौन सा स्टॉक कब चलेगा हमें नहीं पता, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर में हमारा पोर्टफोलियो 40% गेन देगा क्या? अगर इस तरह से एनालाइज करके करोगे तो जरूर देगा। मेरा देता है तो आपका भी देगा। सेम स्टॉक्स मैं बाय करता हूं जो मैं यहां पर डिस्कस करता हूं, लेकिन आपने अपने हिसाब से बाय करना है, अपनी समझ से बाय करना है। सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है, साथ रहना जरूरी है। मैं बीच में थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया आप सबके साथ, बट आई एम ट्राइंग हार्ड टू कम बैक ऑन यूट्यूब ऑन डेली बेसिस, और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ये चीज पूरी होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।